चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा साइज देखो। ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ठीक, नहीं तो मैं हिंदी में पढ़ के बताऊँ। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ सेंटीमीटर कूलम अपन सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करा रहा है कि एक इंग्लिश में बोल देता हूँ, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द इन्फिनिटी लीनियर चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 0.30 मीटर इफ linear charge density 10⁻⁶ सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि इन्फिनिटी कोई चार्ज है, लाइन वायर है जिसपे चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन चक्कर ही क्यों लगाएगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और बाहर की तरफ जो होता है mv²/r काम करता है आपके अंदर बल। तो ये दोनों बल को बराबर कर दो, तो F जो होगा ये mv² क्या चल रहा है, एक मिनट, F जो होगा ये mv²/r के बराबर होगा। अब F क्या होता है, Q इंटू E बराबर क्या होगा, mv²/r। अब Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जो यहाँ पे E की बात कर रहे हैं, इस अनंत रेखीय तार पर अगर आप आवेश, एक तार है जिसपे आप आवेश दे दें, तो अनंत लंबाई का तार इस पर आवेश दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k λ/r, और ये हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो इसके कटने के बाद आप देख सकते हैं 2e k λ बराबर mv² और v आपको निकालना है, और वैल्यू सारी यहाँ दी हुई है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, k कितना होता है, लैम्डा कितना होता है, लैम्डा ये दे रखा है 10⁻⁻⁶, ये k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये दे रखा है 19 कूलम, ये दे रखा है। तो इन सब वैल्यू को रखें तो आपके आंसर आ जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि 3 आवेश जो हैं, ये पहले पेज में आपको ऐसा नजर आएगा, आगे पेज से वापस क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, टेक्निकल एरर है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, साफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्ज मान लिए Q1, Q2, Q3 और सबको Q ही माने, तो मैं डायरेक्ट Q लिख दूं, Q। आगे मेरे को पता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया। ट्राइंगल साइड ऑफ वन, ये 3 आवेश है और एक भुजा वाले, यानी एक लिखा नहीं सेंटीमीटर या मीटर का मतलब कुछ भी, एक यूनिट वाले एक ट्राइंगल के तीनों कोनों पर रखे हुए। अब इनके सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया, तो इस Q चार्ज के ऊपर कैपिटल Q चार्ज जो बोला सजाती है का मतलब अगर ये प्लस के तो ये भी प्लस का, ये माइनस के तो ये भी माइनस का, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये पूछा हुआ है। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, देखना ये फोर्स कैसे निकालेंगे। ये जो है क्या पूछा, फोर्स पूछा कि कितना बल लग रहा है, बल ही पूछा है, कैसे निकालेंगे। ये वाले चार्ज को देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको 1 मान लेते हैं, 1 वाले की वजह से। इस वाले चार्ज को देखो, ये दोनों प्लस, इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो इसको F2 मान लेंगे। इस वाले चार्ज को देखो, इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो ये F3 हो गया। ठीक है, अगर अपन ध्यान दें तो ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स और ये फोर्स, अगर आपको समबाहु त्रिभुज बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, सभी 60 डिग्री के, और अगर ये 60 डिग्री के हैं तो ये एंगल 120 बनेगा, ये एंगल 120 बनेगा और ये एंगल भी 120 बनेगा। 3 बल जो समान परिमाण के 120 डिग्री पर, उनका रिजल्टेंट 0 आता है, क्योंकि इन दोनों 120 का रिजल्टेंट इधर आएगा जो कि इसकी F के बराबर ही होगा, और ये इससे कट जाएगा, यानी इसका आंसर है नेट फोर्स कितना आएगा, 0। सेंटर वाले पे नेट फोर्स 0 होता है, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में 2 आवेश QA 2.5 × 10⁻⁷ और QB इतना क्रमशः 2 बिंदुओं पर रखे हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। सोल्व तो पूरा नहीं करूंगा, वो सोल्व आपको ही करना है, पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताता हूँ कि 2 आवेश दे रखे हैं आपको, ये इनका वैल्यू है, और ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो टोटल नेट चार्ज कितना आएगा, तो कुल आवेश जो आएगा वो 0 आएगा। क्वेश्चन पूछा कुल आवेश कितना आएगा, इसका आंसर है 0। फिर कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कहते हैं P बराबर होता है Q × 2A। अब इस फॉर्मूले से जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें टेक्निकल मतलब पता होना चाहिए। P बराबर Q × लंबाई, तो हमें वो लंबाई लेनी है। अब इनको रखा कैसे, इसकी पोजीशन समझना कि इंग्लिश में अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, ये चार्ज है, दूसरा चार्ज भी, और इसका एक अपॉइंट दे रखा है 0,0,-15 सेंटीमीटर। तो हमें इसको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये x एक्सिस है, ओके, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब इस z एक्सिस पे क्या हो रहा है, z एक्सिस पे क्या हो रहा है कि z एक्सिस x a वाला पॉइंट देखो 0,0,-3, तो ये 0,0, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको बोला a, और ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 दिया है, यहाँ पर आपको 15 दिया है। उसके बाद b वाला पॉइंट बोल रहा है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ये b वाला पॉइंट है, और यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर पर इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 15 इधर 15 इधर, तो a और b पे आपको 2 आवेश दिख गए, माइनस Q प्लस Q, जो भी आप समझे, इधर माइनस मान लो इधर प्लस मान लो, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। Q कितना है, Q का वैल्यू कोई भी एक पकड़ लो, तो Q का वैल्यू 2.5 ×
कितना बोला 10⁻⁷, 10⁻⁷ इंटू लंबाई इनकी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के लिए 10⁻2 कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका पी वेक्टर आ जाएगा, पी आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, पी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये से निकालना है। अगला क्वेश्चन, इतनी सी मैथमेटिक्स तो कर लोगे सोल्व, 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर, चलो ये भी कर लेता हूँ। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 3, 10 इधर चला गया और 10⁻⁻2 और 7 इंटू 10⁻⁹ हो गया ये। और यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो 75 यानी 7.5 इंटू 10⁻⁸ आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला, हाँ जी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है P, ये आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹ और कह रहा है इज अलाइन विथ 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पे पड़ा है विद इलेक्ट्रिक विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे कोई डाइपोल रखा हुआ है ये 30 डिग्री एंगल पर। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी दे दी है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। टॉर्क जो होता है डाइपोल पर लगने वाला कितना होता है, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। अब इसमें बोला है कि टॉर्क जो है कितना होगा, P दे रखा है आपको, P दे रखा है कितना 4 × 10⁻⁹ और इंटू E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है कितना 5 × 10⁻⁴, तो 5 × 10⁻⁴ और इंटू साइन थीटा, ये बोल रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 रखूंगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। आगे मैथमेटिक्स सोल्व कर लेना, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखिक आवेश घनत्व कितना होता है, रेखीय आवेश घनत्व, तो अनंत लंबाई का तार है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2K λ/r। अब आपको E दे दिया, ये कितना दिया E, ये दिया है आपको 9 × 10⁴। फिर आपको पूछा है लैम्डा कितना होगा और K की वैल्यू आपको पता होती है, और R कितनी दूरी पर पूछा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू आपको पता है, तो बस मैथमेटिक्स से सिंपल से करिएगा। नेक्स्ट ये लो, अब बढ़िया दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन क्या बनता है, बिंदु आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना कीजिए। कोई आवेश है, ये आवेश मान लीजिए कैपिटल Q है और इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु P मान लेते हैं, कुछ नहीं बोला तो इसमें विद्युत क्या पूछा है, विद्युत विभव, तो विभव कितना होता है V = KQ/R, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। तो ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे कैलकुलेट, ये इसकी डेरिवेशन करनी है आपको, ठीक है। तो डेराइव करके आप देख लेना कॉपी में, जहाँ डेरिवेशन को करना। उसके बाद कह रहा परिपथ, दूसरा क्वेश्चन, परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन तुल्य धारिता प्राप्त करो, मतलब जो कैपेसिटर है उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब लिखा जितना सारा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन छाट गया है। परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तुल्य धारिता का सूत्र, ये तुल्य पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का। और ये अभी जो मैंने बोला था, इसका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यानी डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये कितना होता है C = ε0A/d। तो ये डेरिवेशन जहाँ पे भी है डेराइव करके लेना। इसके बाद संधारित्र को परिभाषित कीजिए, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए, डिफाइन कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। देखो संधारित्र क्या होता है, जब दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी जाए तब इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं, ठीक है। इन पे अपोजिट चार्ज होता है, कुछ डिस्टेंस होती है, बैटरी से जुड़ी होती है, सब कुछ चीजें। इसके बाद क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत आपको क्लास की कॉपी मिल जाएगा, उसमें लिखा रखा है कि दो प्लेटें हैं, जिसमें एक प्लेट पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक सामने न्यूट्रल प्लेट लेके आते हैं, तो न्यूट्रल प्लेट जब लाते हैं तो इसके ऊपर भी चार्ज आता है, फिर बाद में इस न्यूट्रल प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये संधारित्र का सिद्धांत, इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है कि एक आवेशित प्लेट के सामने दूसरी प्लेट जो कि भू संपर्कित की हो, लाई जाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यह संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलो, व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट comes in front of a charged plate and it is earthed, then capacitor is increased, it is known as principle of capacitor। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या जो संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र होता है V = E.dr, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R तक। तो इन्फिनिटी पर कोई आवेश रखा हो तो उसको यहाँ लाने में ये संबंध होता है, ये संबंध स्थापित करना, ये डेरिवेशन पूरी करनी है, तो देख लीजिए ये। उसके बाद अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, ये डेरिवेशन आपको करनी है। ध्यान रखिएगा, अब मैं 2 बार बोल गया हूँ, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इसको डेराइव करके देखना है पूरा। इसके बाद 15 मीटर लंबे 6 × 10⁻⁷ मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है, तो प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, प्रतिरोधकता पूछिए। हम जानते हैं कि R जो होता है, इस R का फॉर्मूला क्या होता है,
L बाई ए के रो ए बाई एल, रो L बाई ए होता है, ठीक है। हमें पूछा है रो, तो रो क्या होगा R इंटू ए बटा हुआ एल। R कितना दिया आपको क्वेश्चन में, R दिया आपको 5 इंटू ए कितना दिया, ए अनुप्रस्थ काट ये रहा 6 इंटू 10 की घात -7, ये दिया 6 इंटू 10 की घात -7 बटाओ में एल, एल कितना दिया 15, तो ये आ गया 15। तो ये कटेगा एक बार, ये कटेगा कितनी बार 5, 3 बार, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार, यानी इसका रो का आंसर आएगा 2 इंटू 10 की घात -7। तो ये इसका आंसर है, देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन पूरा है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए। किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त कीजिए। तो किरचॉफ के लॉ के हिसाब से आपको ये WSB बना हुआ है, ऐसा एक WSB होगा, इसमें P Q R S ऐसे 4 सिस्टम होंगे यहाँ पर, तो उसको डेराइव करना है, पूरी डेरिवेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि निम्न चित्र से व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो अज्ञात प्रतिरोध x याद करना है, पुराने सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, आपको ऐसा कुछ दे रखा है, बोला कि WSB के हिसाब से आपको बताना है कि x प्रतिरोध कितना है। देखो x जो संतुलित WSB होता है उसमें ये जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच में करंट नहीं आता है, तो Ig बराबर 0 होता है। अगर Ig 0 है तो इसको आप P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। P बटा R बराबर Q बटा S होगा, यानी P बटा R बराबर Q बटा S होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन इसको एक ही समझते हैं, पूरा एक ही समझते हैं, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो ये आपका कितना आ रहा है 10 बटा हुआ 5, तो ये कितना आ रहा है 100, ओके, बटाओ में R, तो इसका हिसाब, इस हिसाब से आपको पता चल रहा है कि 10 बटा 5 है, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर करो तो R की वैल्यू कितनी आ रही है 50, मतलब कि ये दोनों का प्रतिरोध आपका 50 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो आपको 100 ओम दिख रहा है, 100 ओम दिख रहा है, और दूसरा आपको X दिख रहा है, और दोनों पैरेलल में है, और इनका आंसर 50 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, तो भैया ये 100 होगा ना, 100 पैरेलल में आएंगे तभी तो 50 आएगा, तो ये आंसर X, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, X बराबर कितना होना चाहिए, X बराबर 100 ओम होना चाहिए, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रखने, तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चंस का, तो आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे सोल्व करने, तो ये एक इस पेज का भी देख लो। ले लिया, इसका भी ले लो, आगे सारे क्वेश्चन, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सारे एक साथ ही ले लो स्क्रीनशॉट, सारे क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के, इसका भी ले लो, नेक्स्ट इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, फिर इसका भी, फिर नेक्स्ट, बस ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई। सेकंड बुक का थोड़ी देर बाद, पहले फर्स्ट बुक में पहुंचते हैं यहाँ तक। देखो अब मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे मैं आपको बस समझा देता हूँ क्या क्या है क्वेश्चन, अगर नहीं दिखे तो। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरे में चल रहे थे, ठीक है। तीसरा चैप्टर में, तीसरा कह रहा है विद्युत सेल के लिए विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल EMF क्या होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे EMF कहते हैं। या दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से बोले, इकाई धनावेश को पूरे परिपथ से बाह्य परिपथ से ऐसे घुमाया जाए तो उसमें जो किया गया कार्य होता है EMF के बराबर होता है, ये वाला डेफिनेशन। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में जब आयन चलते हैं तो उनमें जो टकराएं होती है उनकी वजह से प्रतिरोध होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 माना जाता है। दूसरा कह रहा है 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। चलो एक क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल में ही करा देता हूँ। ये कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये बैटरी बना ली। फिर कह रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसका EMF जो है आपको बोल रखा है 12 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जो है ये कितना है बेटा 2 ओम है। इसके बाद बोल रहा है बैटरी किसी प्रतिरोध से संयोजित है, तो इसको एक प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये मान लीजिए एक प्रतिरोध है, इससे जोड़ा R प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी बता रखी है, प्रतिरोध से संयोजित है, प्रतिरोध की वैल्यू नहीं बता रखी है। और बोल रहा है इसमें करंट जा रहा है, ये जा रहा है I बराबर 0.5 एम्पियर, इतना करंट जा रहा है। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज मतलब वोल्टेज पूछ रहा है। अब देखिए प्रतिरोध ज्ञात करना है R, ये कितना होगा, करते हैं सोल्व। सबसे पहले आप देखिए करंट आपको पता है, तो I बराबर क्या होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन में आता है। E इक्विवेलेंट कितना है आपका 12 बटा R कितना है निकालना है, प्लस R इक्विवेलेंट प्रतिरोध का 2 बराबर आपको करंट दे रखा है 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 इसको इधर भेजा, 24 बराबर R प्लस 2, तो इधर आएगा तो R बराबर कितना आ गया 24 - 2 22, तो 22 ओम आ गया, ठीक है। पहला तो ये
दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है, उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं अपन। तो V बराबर क्या होगा, R इंटू आई कर दो। आई कितना है 0.5 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 वोल्टेज है। आपने बैटरी कितने की ली 12 वोल्ट की, लेकिन बैटरी है रे कितने की गई 11 वोल्ट की, क्योंकि 1 वोल्ट इस आंतरिक प्रतिरोध पे इसने खर्च कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है, प्रतिरोधकता R1 R2 श्रेणी क्रम समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिपद चित्र बनाकर तुल्य धारिता और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बेटा यहाँ पर दो तरीके से पूछा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। दो सेल है, एक सेल मान लेते हैं ये वाला E1 और ये E2, दो सेल है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा R से। तो यहाँ पर तुल्य जो EMF आएगा E बराबर ये होगा E1 प्लस E2, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो आएगा ये आएगा R1 प्लस R2। तो आपको बताना है, इसका डेरिवेशन है पूरा, डेरिवेशन करना है। ठीक है, दूसरी चीज इनको एक बार पैरेलल में जोड़ना है। तो ये ऐसे जुड़ा और ये दूसरा सेल ऐसे जुड़ा, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और इसका E1 है, इसका E2 है। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ करके इस तरह से रेजिस्टेंस से लगाया, ओके R से। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध जो आएगा E इक्विवेलेंट आता है E1 R2 प्लस E2 R1 बटा हुआ R1 प्लस R2। तो ये आपको डेरिवेशन करना है। और R इक्विवेलेंट जो आता है ये आता है R1 R2 बटा हुआ R1 प्लस R2। अब आप सोच रहे हैं सर आपको इतने फॉर्मूले याद है क्या? हाँ, थोड़ा मोटा डेरिवेशन होता है तो याद हो जाता है ये, और ये फेमस क्वेश्चन है, आपको भी ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, उसको डेराइव करना भी आना चाहिए। मैं पूरा डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, पर टाइम की कमी की वजह से मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्टेज है। तो आपको क्या करना है, एक बैटरी दे रखी है इस तरह से, ये बैटरी है, और इसका EMF जो है वो 10 वोल्ट, E बराबर 10 वोल्ट दे रखा है। अब होता है क्या है साहब कि इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है R बराबर 3 ओम है, ओके। और फिर कह रहा है कि इससे प्रतिरोध कोई संयोजित किया गया है, यानी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है R, और इसमें करंट जो है I बराबर ये कितना चल रहा है, I बराबर करंट बेटा चल रहा है 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो आपको बताना है कि R कितना है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी दे रखी है इस तरह से, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 3 ओम दे रखा है, बैटरी 10 वोल्ट की, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इस बैटरी से कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है R यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर करंट I बराबर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस R की वैल्यू कितनी निकालनी है? तो बड़ा फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R होता है। यहाँ पर अपने पास V तो है नहीं, तो V की वजह अपन क्या काम मिलेंगे, V की वजह अपन काम मिलेंगे EMF का E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट काम मिलेंगे बटा हुआ रेजिस्टेंस टोटल R प्लस R इक्विवेलेंट काम मिलेंगे। E आपको बता रखा है 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, बराबर E जो है ये 10 वोल्ट की है। बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी 10 वोल्ट की है। तो 10 वोल्ट बटा हुआ कैपिटल R आपको निकालना है, प्लस स्मॉल r आपको 3 दे रखा है। तो ये 1/2 कर लीजिए, 0.5 का मतलब ये 2 उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, बराबर R प्लस 3 हो जाएगा, इधर गुणा होकर 3 उधर गया तो R बराबर 17 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 17 ओम है। अगला कह रहा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में सिद्ध धारावाही चालक तार पर कार्यरत चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। यानी कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा हुआ है, उस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, F बल बराबर बिल BIL, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, यानी एम्पियर सर्किट लॉ लिखना है। और साथ ही एक बहुत लंबा तार है, तो लंबे वायर की वजह से मान लीजिए इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr, वो डेराइव करना है इस तरह से, है ना। उसके बाद निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए और सिद्ध कीजिए एक धारामापी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन यूं कहना चाह रहा है कि आपको मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो है, उस मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का पूरा डेरिवेशन करना है, और लास्ट में आपको स्पेशल केस में बताना है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना करंट पास करोगे उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगा, डेरिवेशन करना है। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसके बाद दो सीधे समांतर धारावी चालक तार के बीच इकाई लंबाई प्रतिरोध का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक आकर्षण। देखो, दो तार जो होते हैं इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, ये बताना है। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा रिपल्सन, ये बताना है। चार्ज से आप याद कर सकते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस टू माइनस टू सेम नेचर के अपोजिट नेचर, इन दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनमें होगा रिपल्सन क्योंकि चार्ज से उल्टा चलता है, और इनमें होगा अट्रैक्शन। ये पूरा एक डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन आप करना है। दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एम्पियर का नियम की सहायता से अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ ACL, एम्पियर सर्किट लॉ। इसके बाद कह रहा है समरूप सम चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग v से गतिमान आवेश q इतने एंगल पर जाता है तो नामांकित चित्र। देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला, इसमें क्या होता है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है,
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी आवेश को छोड़ते हैं तो ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर जाएगा तो गोल गोल घूमेगा। बस इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे और इसे किसी थीटा एंगल पर आवेश को छोड़ा है, ये क्यों आवेश है थीटा एंगल पर वेलोसिटी से जा रहा है, जब ये जाता है तो ऐसे से जाता है, आपने देखा होगा बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो इसकी पूरी डेरिवेशन है, इस तरह से हेलिकल पाथ होगा तो इसकी पिच कितनी निकलती है ये वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है इस वाले क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाना। नेक्स्ट हाँ जी, फिर डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके एग्जांपल लिखने हैं, मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ और इसके एग्जांपल, लो चुंबकीय पदार्थ और इसके एग्जांपल। कि छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, यानी कोई बार मैग्नेट है तो उस बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट m कितना होगा, बट आप नॉर्मल पढ़ते एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखें, तो 2a डिस्टेंस पर रखें तो इसका जो डायपोल मोमेंट p होता है, p बराबर क्या होता है q × 2a। बस अब उस डायपोल की जगह आप एक मैग्नेट सोचिए, मैग्नेट में नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको m लिख सकते हैं +m, इसको -m लिख सकते हैं, इसकी लेंथ को आप l मान लीजिए, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको m लिखते हैं, m बराबर यहाँ पे q आता है, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे 2a आता है, यहाँ पे l आ जाएगा, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, वैसी परिभाषा लिख दो फॉर्मूला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणधर्म लिखिए, दो के आप 4-5 याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी। स्थायी चुंबक क्या है, यानी परमानेंट मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ का नाम लिखिए। उपयोगी पदार्थ तो बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे फेकोनी जो है, फेकोनी इसको भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा एलनिको को भी ले सकते हैं। अतिचालक के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान लिखिए। अतिचालक का मतलब सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक सब्सटिट्यूटिविटी झाई का मान कितना क्या होता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी कितनी होती है वो बताना है। और एक है चुंबकीय प्रवृत्ति झाई m और चुंबकशीलता μr में संबंध लिखिए, तो ये होता है μr बराबर क्या चल रहा है, μr बराबर 1 + झाई, ये जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये इसका वैल्यू होता है। चुंबकन में गाउस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम यहाँ पर मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल वो जो B.dl होता है उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा अलग वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस का नियम अलग होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लिखते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो टोटल सिग्मा m लिखेंगे वो सिग्मा m का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेट होता है उसमें एक प्लस सिरा होता है एक माइनस सिरा होता है। आप एक बंद गाउसी पृष्ठ जब लेते हैं तो मैग्नेट के दोनों सिरे उसमें कवर हो जाते हैं, और जब मैग्नेट के दोनों ही सिरे उसमें कवर हो गए तो नेट m 0 हो जाता है ना, तो इसकी वजह से तो ये गाउस का नियम। यदि चुंबकीय एतल ध्रुवों का अस्तित्व होता है तो चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम के रूप ग्रहण करता, मतलब यही वाली चीजें गाउस का नियम आप लिखेंगे तो उसमें ये आ जाएगा वापस, है ना, पूरी एक ही साथ लिखा रखा है सब कुछ। नेक्स्ट आगे दो कुंडलियां ए तथा बी में धारा की दिशा बताइए, तो धारा की दिशा के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, सारे सेम क्वेश्चन है, इसमें धारा की दिशा कैसे बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कोयल है, ठीक है, इस तरह की कोयल है। अब इस कोयल में मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके पास अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट लेकर के आया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसमें क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है पास में। डायग्राम में क्लियर नहीं हो पा रहा है, नॉर्थ एक साउथ है, पर नॉर्थ मान लेते हैं, चलो साउथ है इस वाले में साउथ, मैंने नॉर्थ मान लिया, मैं अपना डायग्राम से करता हूँ काम। मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से लूप है, ये लूप ऐसे है, ठीक है, ये लूप ऐसे और ये मैग्नेट इससे पास आ रहा है, तो मैं ज्यादा लूप की वजह पहले एक लूप में समझाता हूँ। ये ऐसे लूप है, ये जो डॉट डॉट करके बनाया बैक साइड में और ये फ्रंट साइड में, और इसके पास में कोई चुंबक लेके आ रहा हूँ, तो चुंबक लेके आ रहा हूँ तो जैसे पास लाऊंगा इसके पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, पास आए तो आने मत दो और दूर जाए तो जाने मत दो, ऐसा अपना एक कंसेप्ट होता है, इसको समझाते टाइम क्लास में समझाते हैं अपन। तो वो कंसेप्ट क्या कहता है, उस कंसेप्ट के हिसाब से जब आप इसके पास लाएंगे तो पास आए तो आने मत दो, तो ये जो होता है नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करेगा। जब नॉर्थ पोल बनाएंगे तो इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, तो करंट ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए इसके यहीं पर एक और इस तरह से लूप होता, तो लूप से दूर जा रहा होता, जब ये लूप से दूर जा रहा होता है तो दूर जाए तो जाने मत दो, तो इसके हिसाब से यहाँ पे साउथ पोल बनाते हैं अपन, साउथ पोल बनाते हैं तो इसमें करंट यूं चलता, तो इसमें करंट इस तरह से, इसमें करंट इस तरह से, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे डिसाइड की जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी में करंट की डायरेक्शन बतानी है। ट्रिक क्या होती है, पास आए तो आने मत दो, दूर जाए तो जाने मत दो। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने क्लास ले रखी है, जो क्लास छोड़ रखे उनको कैसे पता चलेगा क्या था ये। किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। धारावाही पाश या इंग्लिश में अपन कह सकते हैं ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग लूप जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, क्योंकि वो ऐसे गोल गोल होती है ना, तो ये तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। तो ये आपने कहीं डायग्राम क्लास में बनाया हो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। इस कुंडली में एक्स और वाई में क्या होगा, ये वाला सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ऐसे बताना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र यानी एसी जनरेटर का चित्र बनाना है और उसका पूरा डेरिवेशन भी याद कर लेना साथ में। निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी और सी डी, वो सेम क्वेश्चन, ये आरबीएससी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। आप जो बुक्स प्रीवियस ईयर की सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको पूरा, मतलब ये और ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करने। स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस विद्युत का जड़त्व क्यों कहलाता है, इसका जो रीजन है मैंने नोट्स में साथ के साथ लिखाया था, वो रीजन पढ़ के जाना है, अच्छा क्वेश्चन है। आर स्मॉल आर तक कैपिटल आर त्रिज्याओं की दो संकेंद्रित वृत्ताकार कुंडलियों समक्ष रूप से स्थित, यदि आर और कैपिटल आर में कौन पड़ा है,
ये लिखा हुआ है कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो दो कुंडलियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी, स्मॉल आर और कैपिटल आर की, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखी तो म्यूचुअल इंडक्शन बताना है हमने। म्यूचुअल इंडक्शन कितना क्या होगा तो ये क्या है बेसिकली, ये म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन ही हो गया एक तरह से। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक हो जाती है तो औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो ये आपका लेंज लॉ से क्वेश्चन हो गया, लेंज लॉ का न्यूमेरिकल। इस तरह से ये भी एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा। अगर आप इनको सही से नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ सही से क्वेश्चन। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। वापिस वहीं आ गया। तो किसी परिपथ में धारा, ये भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है और फिर कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक के लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार की सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए। तो ये आपको प्रेरित विद्युत बल इसमें से निकालना है। सारे न्यूमेरिकल है, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिए। नेक्स्ट अगला एसी इंपोर्टेंट चैप्टर। सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। बेटा एक साइकिल के लिए इसका मैथमेटिक्स अलग होता है, लेकिन मैं थ्योरेटिकली समझाऊं तो आप टोटल लेंगे, टोटल में ये सिरा प्लस एक फेज प्लस होता है, एक फेज माइनस, तो नेट कितना आएगा इसका 0। तो एक साइकिल में 0 होगा। लेकिन ये आपका ओ एवरेज वैल्यू बोला है, आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होती है एक साइकिल की। तो ये आपको प्रूव करना है, डेरिवेशन है पूरी। उसे प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती आपूर्ति का शिखर मान जो है पीक वोल्टेज 300 वोल्ट है, तो वीआरएमएस कितना होगा। बेटा इसका आंसर मैं ये कर देता हूँ, वीआरएमएस आपसे पूछा है तो वीआरएमएस जो होगा ये होगा V0/√2। अच्छा V0 कितना आपका 300, आंसर जाएगा 300/√2, ये इसका आंसर जाएगा। ओके, और आप बढ़िया से करना चाहते हैं 0.707 इसका वैल्यू होता है, 1/√2 की वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट। अगला क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की 3 विशेषताएं लिखिए। अनुनाद की 3 विशेषता मतलब रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, रेजोनेंस के टाइम पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, ये बता देना। दूसरा बताना एक्सेल एक्सी बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो रेजोनेंस टाइम पे एक्सेल एक्सी बराबर होते हैं ना, और जेड जो होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, ये चीज बतानी है आपको। इसके बाद एलसीआर परिपथ में आर इतना दे रखा है, सी इतना दे रखा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आर एल सी तीनों दे रखी है। तो अनुनादी आवृत्ति परिकलित कीजिए। क्या है, एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर की पूरी डेरिवेशन पहले से बता दी थी, इंपॉर्टेंट। इसकी बनावट क्रियाविधि को समझाइए, तो आपको इसको पूरी डेरिवेशन करनी है ट्रांसफार्मर की। किसी ट्रांसफार्मर के लिए न्यूमेरिकल दे रखा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 200 है, और निवेशी वोल्ट था 220 वोल्ट और 10 वोल्ट है क्रमशः। निर्गत वोल्ट था और निर्गत धारा कितनी होगी। तो ट्रांसफार्मर के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का पूरा डायग्राम आप इससे पहले वाला डायग्राम में बनाएंगे, और इस तरह से 2 कॉइल होती है ट्रांसफार्मर की। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, प्राइमरी टर्म्स एनपी, इसमें एनएस होता है, इसमें वोल्टेज वीपी होता है, इसमें वोल्टेज वीएस होता है, इसमें करंट आईपी होता है, इसमें करंट आईएस होता है। तो इन सब का क्या रेशियो, तो उस रेशियो से क्वेश्चन हो जाएगा, रेशियो वाला क्वेश्चन है। इसके बाद शुद्ध धारिती परिपथ का चित्र बनाना है, प्रत्यावर्ती का धारा का तात्क्षणिक मान बताना है, प्रतिघात यानी x बताना है, और शुद्ध धारिती परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाना है। तो इसका फेजर डायग्राम मतलब एलसीआर का डेरिवेशन ही है बेसिकली। इसके बाद 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्टेज था, 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा का मान कितना होगा। तो करंट जो होता है I बराबर क्या होता है, V/R होता है। अब अपन को ये अपन ओम्स लॉ से बेसिकली याद रखना है। इसमें क्या दे रखा है कि इतना हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है 1100 वोल्टेज का, ये माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड का तो संधारित्र हो गया है, XC बराबर 1/ωc। ओमेगा आपको दिया नहीं है तो आप लिखेंगे 2πf × C। अब 1/2π और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 60 हर्ट्ज दी है, तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद C आपको दिया 60 माइक्रोफेरेड, तो 60 × माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। इसको आप मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो आपके पास XC आ जाएगा। फिर आपसे करंट पूछा है, तो करंट I बराबर कितना वोल्टेज सर्व किया 110 बटा हुआ जो भी XC का वैल्यू आ रहा है, ये रखना, आपका आंसर आ जाएगा इसका। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के संबंध में एलसीआर परिपथ का चित्र बनाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एलसीआर का व्यंजक, ये तो मान के चलो आएगा बोर्ड में। इसके बाद परिपथ में प्रतिबाधा, एक कह रहा है एलसीआर परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती परिपथ में आर इतना है, एक्सएल इतना है, एक्सी इतना है, तो प्रतिबाधा कितनी होगी। प्रतिबाधा निकालते बेटा, प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, कुछ भी हो सकता है, एक्सएल एक्सी में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको 2 वैल्यू दे रखी है, एक्सएल 100 एक्सी 100 दे रखा है और ये भी 100 दे रखा है।
तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी दोनों सेम है तो आंसर कितना है इसका 0। तो z बराबर कितना आ जाएगा, आर आपसे z पूछा है तो किसके बराबर होगा, 100 ओम 10 ओम के बराबर होगा। और अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे ये परिपथ इस समय अनुनाद की अवस्था में रेजोनेंस की स्टेट में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, आंसर इसका कितना जाएगा 10 ओम। शुद्ध प्रत्यावर्ती प्रतिरोध परिपथ का चित्र बनाकर निम्न को प्राप्त कीजिए। धारा का तात्क्षणिक मान, धारा एवं वोल्टता के मध्य कालांतर। तो आपको क्या करना है, सर्किट प्योर कैपेसिटिव का डायग्राम बनाना है। तो आपने डेरिवेशन की होगी, सबसे पहले प्योर कैपेसिटिव का बनाते हैं। तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटिव के अंदर करंट आगे होता है, कितने से π/2 एंगल से करंट इसमें आगे चल रहा होता है, यानी करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल ऑफ π/2। ये इसका आंसर आएगा और इसका पूरा डेरिवेशन करना है। यदि R की वैल्यू 50 दे रखी, प्रत्यावर्ती वोल्टता 200 संयोजित किया, तो परिपथ में प्रतिरोध मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना, 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है किससे, 200 वोल्ट सप्लाई से। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट की पीक वैल्यू पूछिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपको सर्व इतना दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आई जो होगा V/R निकालना है, करंट की पीक वैल्यू, ठीक है ये। लेकिन ये जो है ये आपको कौन सा लेना है, अगर इसकी पीक वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी भी फिर पीक वैल्यू लेनी है, इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक दिशा में संचारित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र E का अधिकतम मान किसी क्षेत्र बिंदु P पर 9.3 वोल्ट है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर अपन पढ़ते E बराबर BC, तो क्या पूछा है इसमें, B पूछा है, तो B बराबर क्या होगा, E/C ये होगा। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखेंगे तो E का वैल्यू कितना रखा है 9.3 और 3 × 10⁸। 9.3 में अपन भाग लगाएंगे 3 × 10⁸ का, तो ये हो जाएगा 3.1 × 10⁻⁸, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इस तरह का। E बराबर BC, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया कि आपने पढ़ा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इस तरह से चल रही, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ऐसे चलता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, तीसरा इसकी वेव की प्रोपगेशन होती है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, इस हिसाब से किया मैंने। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। रिमोट को कंट्रोल करने में कौन सी तरंग आती है, घन डायोड में कौन सी तरंग आती है, रेडियो धर्मी नाभिक के अंदर कौन सी तरंग आती है, उनके नाम आपको बताने, नोट्स में लिखा रखें और कम से कम ये तो याद रखना। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे हैं। तो टीवी के रिमोट वाला कई बार पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है टीवी के रिमोट वाला 2 बार, तो आप ध्यान रखिए टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड रेज काम आती है, IR, ठीक है। बाकी आप खुद देखिएगा नोट्स में कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र लिख लीजिए। आप जानते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट जा रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, तो इसकी पूरी डेरिवेशन करा रखिए, वो आपको करनी है। एक्स दिशा में संचारित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र E का अधिकतम मान किसी बिंदु पर 700 वोल्ट है, वही सेम फॉर्मूला से वापस करना है इसको। फैराडे के नियम में मैक्सवेल नियम के, मतलब मैक्सवेल के सारे इक्वेशन लिखने आपको यहाँ पे मैक्सवेल के। उसके बाद निम्नलिखित चित्र में A और B को प्रेरित धारा की दिशा बताइए। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, कुंडलियों में A था, B में प्रेरित धारा की दिशा, ये पिछले वाला है आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा काट देना, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, पिछले वाले का क्वेश्चन है, गलती से आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विकिरणों को तरंग दे के आरोही क्रम में लिखिए। तो ये तरंग दे के आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे मैं लिख के बताता हूँ। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इसमें अलग अलग वेवलाइंस होती है, तो अपने पास है रेस्पेक्टेड, मिस्टर, इशू, विजिट, यूएस, विथ, एक्स और ये जी मतलब गामा। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स है, रेडियो के बाद माइक्रोवेव्स है, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद विजिबल है, विजिबल के बाद यूवी है, यूवी के बाद एक्सरे है और एक्सरे के बाद गामा रे है। तो इन इधर से इधर जाते हैं तो इन तरंगों की एनर्जी बढ़ती है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विकिरणों को तरंग दे के आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं आपको फॉर्मूला पता होता है E बराबर होता है h न्यू, या इसको लिख सकते हैं hc/लैम्डा। तो जब E बढ़ रहा है तो लैम्डा घट रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे E बढ़ रहा है तो E बढ़ने से क्या होगा, लैम्डा घटेगा, तो लैम्डा यहाँ पर लगातार घटता जा रहा है। अब लैम्डा घटता जा रहा है तो घटता हुआ क्रम है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम जो होगा वो गामा रे होगा, उससे ज्यादा कौन आएगा, उससे ज्यादा आएगा गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अगला कौन आएगा, एक्सरे के बाद यूवी रे आएगा, यूवी के बाद अगला कौन आएगा, विजिबल आएगा यानी दृश्य प्रकाश, विजिबल के बाद आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा, माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद कौन आएगा, रेडियो वेव। तो ये इनके लैम्डा का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चुंबकत्व के लिए गाउस के नियमों का मैक्सवेल समीकरण जो होता है, ये मैक्सवेल के नियम लिखने, उसका वैल्यू क्या होता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू C के बराबर होती है। इसका आंसर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का
एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाया था, इसके लिए कोई 3 गुण लिखिए। बेटा ये मैं दूसरी बार बना देता हूँ, चलो एक बार कि एक मान लेते हैं कि इस तरफ है, ये एक्स एक्सिस है, इधर कोई वेव जा रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, वेव प्रोपगेट ऐसे हो रही है। तो ये जो 3D में डायग्राम बनते हैं, आप इसमें ऐसे भी करते हैं बाद में, पता है ना, ऐसे करके ये वाला डायग्राम जो आप बनाते हैं, ये डायग्राम आपको बनाना है, ओके। इसमें ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला डायग्राम और पूरा डायग्राम, इसे कोई 3 गुण लिखिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है इनकी प्रॉपर्टीज लिखने हैं। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स। बेटा अब सारे क्वेश्चन जो हैं सेकंड बुक के एक साथ फोटो खींच लो। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, ओके। और देखो स्क्रीनशॉट लो इनका, और देखो ये रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन, ओके। और देखो ये वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स में। अगला ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन, फिर अगला ये न्यूक्लियस के सारे, और अगला सेमीकंडक्टर के सारे। आ जाते हैं पीछे। हाँ जी, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप क्या होता है, इसकी पूरी डेरिवेशन, और वो क्वेश्चन बहुत फेमस है, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से ज्यादा अच्छा क्यों माना जाता है, तो ये वाला फेमस क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, अंदर एक मीडियम भरा होता है, बाहर एक मीडियम भरा होता है, और यहाँ से जो हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो लाइट ऐसे 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 चलती है सूचनाओं को लेते हुए। तो ये जो घटना हो रही है इसे TIR कहते हैं। क्या कहते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आपके जियो के नेटवर्क आ रहे हैं, जियो फाइबर वगैरह ऑप्टिकल फाइबर है। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो यही TIR को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी पूरी डेफिनेशन। इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखी बेटा। TIR के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पानी है, पानी के अंदर इधर से मान लीजिए लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स से किरण जा रही है, जब ये किरण यूं जाएगी तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई कहते हैं। जब ये आप जाएंगे पानी से बाहर जा रही है एयर की तरफ, तो बाहर की तरफ रेयर यानी विरल माध्यम में, अंदर की तरफ डेंसर है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये और नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऐसे चली जाएगी पैरेलल बिल्कुल, तो इस समय इस एंगल को क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जाएगी, लौट के वापस आ जाएगी। तो जब आपतित किरण का आपतन कोण जो होता है, उस आपतन कोण का वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, उस समय किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि आप हमेशा सघन से विरल में जाने चाहिए। आवश्यक शर्तें लिखिए, 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जानी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि जो आपतन कोण है, उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल, है ना। अगला है प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये डेंसर है और रेयर है। जब बेटा लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो लाइट जा रही है तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है लाइट का, वो होता है v बराबर n लैम्डा। n क्या है? n को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्रोत का गुण है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति जो होती है ना, ये कांस्टेंट रहती है। बेटा आज मैंने बोला मेरी साउंड चली गई, तो उसका सोर्स तो मैं फिक्स हूं। अब मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा तो भी सोर्स तो मैं ही हूं ना, तो आवृत्ति फिक्स रहेगी। आवृत्ति सोर्स का गुण है। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन स्रोत तो फिक्स हो गया। इसका मतलब स्रोत नहीं बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन तरंग दैर्ध्य बोलिए, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो सघन और विरल में स्पीड कहां ज्यादा होगी? विरल में। तो यहाँ पे जाने पे स्पीड बढ़ रही है। बेटा अगर स्पीड बढ़ रही है, ये चीज कांस्टेंट है, तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इसका बढ़ेगा नहीं, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्या हो रहा है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो इसका मात्रक भी लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, सुनना ध्यान से। लेंस की क्षमता जो होती है, पावर ऑफ लेंस, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा नहीं होता, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस P बराबर जो क्या होता है, F का उल्टा होता है। P बराबर 1/f। ये लेंस का पावर है, और इस पावर को आप किससे डिफाइन करते हैं, तो ये जो होता है इसको पावर को डायोप्टर, तो डायोप्टर से लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इसकी फोकस दूरी कम, नेत्रिका की अभिनेत्री व नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। क्यों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका आप फॉर्मूला जब डेराइव कराएंगे तो इसके अच्छे मैग्निफिकेशन के लिए ऐसा होना जरूरी है। यदि जल का अपना 1.3 जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, चलो फिर से करते हैं। v बराबर n लैम्डा, तो इसमें आएगा नहीं। ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है v बराबर c/μ। ये आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। अब कह रहा है जल का अपवर्तनांक इतना है,
तो जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पे इस फॉर्मूले में v निकालना अपन, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। अब स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 ये जल का अपवर्तनांक है, तो ये है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1.33 को अपन थोड़ा सोल्व करेंगे अच्छे से। 1.33 4/3 इसको क्या लिखूंगा मैं 1.33, हाँ इसको 4/3 लिख सकता हूँ, तो 4/3 3 3 9, 9/4 × 10⁸ हो जाएगा, मतलब 1.33 को मैंने 4/3 लिख दिया। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जब पानी में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से सोल्व कर दिया मैंने। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक इतना है, लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या समान हो तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो लेंस मेकर फॉर्मूला का सूत्र है 1/f जो होता है ये होता है म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले के अंदर r1 r2 की वैल्यू बराबर है, तो r1 r2 यहाँ पे r ही रखना है, फिर इसको सोल्व करना है। म्यू आपको कितना कुछ दे रखा है, म्यू नहीं दे रखा है, f दे रखा है और म्यू भी दे रखा है। चलो तो आपको r की वैल्यू निकालनी है, करके देख लेते, पर टाइम कम है तो आप ही करिएगा, फॉर्मूला बता दिया मैंने। इसके बाद 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होता है दर्पण, 30 दर्पण की प्रतिबिंब। बेटा इसमें दर्पण बोला है तो दर्पण के हिसाब से फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू बोली उसको रखना है विद साइन, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 24 सेंटीमीटर, जब इसमें दो समांतर किरणों के लिए संयोजित करते नेत्रिका दर्शक के बीच की दूरी 150 है, लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की पूरी डेरिवेशन देखिए, उसमें जो केस लिखा रखे उस केस में ही f0 और fe की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू पुट कर देना, या पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उसके हिसाब से। चित्र में आपको 3 लेंस का कॉम्बिनेशन दिखा रखा है अगले चित्र में, और इसे पूछा कि इसका या तो इसका क्या पूछेगा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये, हार्ड क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान मत होना अगर ये सोल्व नहीं हो तो। इसमें क्या होता है 3 लेंस दे रखे, अब 3 लेंस से बोल रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये कैसे सोल्व होगा, 2 लेंस दे रखे, इन 2 लेंस को देखना है, इन 2 लेंस के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो इस लेंस का पावर जो होता है p ये होता है p1 प्लस p2। अगर आपको 2 ही दिए तो दोनों 2 लेंस दिए पास या दूर, अगर पास दिए तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर दूर है तो माइनस डी p1 p2 ये फॉर्मूला और लगता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस दिए उस हिसाब से डी आप पुट करोगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ। लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है, लेंस की पावर की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है p बराबर p1 प्लस p2। अगर एक लेंस हो तो पावर क्या होता है 1/f, लेकिन एक नहीं 2 लेंस है तो दोनों की पावर जुड़ जाती है, लेकिन 2 लेंस चिपके हुए होने चाहिए, अगर दोनों लेंस डिस्टेंस पर है तो माइनस डी p1 p2 हो जाता है, ओके ये फॉर्मूला होता है। अब d क्या है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस ये आपको दे रखी है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ, मतलब इस p को मैं कन्वर्ट करता हूँ 1/f1 में f डैश में, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/f2 और माइनस डी f1 f2 ये हो जाएगा। फिर इन सब की वैल्यू रखोगे, इस पूरे का जो भी आंसर आएगा उसको एक ही लेंस मानो, फिर आप इसके साथ इसको दोबारा सोल्व करोगे, उस समय डी की वैल्यू इतनी हो जाएगी, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन से f नेट आएगा, जो f नेट आएगा उसको एक ही लेंस समझोगे, वापस से उसको एक ही लेंस समझ करके इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो इमेज की पोजीशन लेंस के फॉर्मूले से आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिएगा आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फिर मेरे को मैसेज करना, मैं आपको आंसर दूंगा इसका, अभी आप खुद ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अगला ये भी न्यूमेरिकल है, देख लीजिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर की किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी इतनी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, वायु में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी पूछी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इतना दे रखा है, तो ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला से करना, 2 इक्वेशन बन के कट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल बड़ा क्वेश्चन के ये थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन किरण का चित्र बनाकर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन हेतु u v और इसमें संबंध जो होता है ये डेराइव करना है। संबंध थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा, म्यू जा नहीं चा अपॉन यू माइनस आ अपॉन वी बराबर जा माइनस आ बटा आर। ये एक ट्रिक होती है, ये सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो क्लास में बैठते हैं उनको समझ में आ गया जा आ वाला। तो ये जो जा आ वाला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, इसमें इनको कुछ नहीं किया, इसको आगे पीछे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया फिर आगे माइनस दिख रहा है आपको, ओके। तो डेरिवेशन करनी है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी मतलब आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन करनी है। इसके बाद लेंस का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसकी तुल्य क्षमता संयोजन और लेंस की क्षमताओं का तुल्य योग होता है। अभी जो पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किया है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला लिखना है। फिर वापस से एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है उसका डेरिवेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा आने वाला है, ये लास्ट टाइम पे जब क्लासेस बंद हुई थी तब आपको डेराइव कराया था पूरा। तो इसमें क्या होता है कि प्रिज्म का जो डेविएशन होता है ये कितना कैसे डेराइव करते हैं पूरा डेरिवेशन, और फिर उसका मिनिमम डेरिवेशन, इसका जो लास्ट में ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी था। उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चन, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित चीजें पूछी हुई है। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो आप देखिए जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, इंटरफेरेंस की तीव्रताओं का आरेख बनाइए। तो ये जो आरेख होता है इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है इंटरफेरेंस में,
तो ऐसा सा आरेख बन जाता है पूरा। इसके बाद व्यतिकरण किसे कहते हैं, समपोषी विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि डेरिवेशन है। इसके आने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन व्यतिकरण किसे कहते हैं ध्यान रखिए। लेकिन एक बार करके देख लेना। वाइड जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका तुलनात्मक ग्राफ बनाइए, तो इसका जो ग्राफ होता है तुलनात्मक वो ऐसा होता है, ये कॉपी में जहाँ पे बना रखा है ऐसा ग्राफ बनाना है। इसके बाद व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। बेटा 2 शर्तों में से एक शर्त तो ये देख लो कि व्यतिकरण के लिए दोनों स्रोत की आवृत्ति समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों का जो 2 चीजें होती है उनमें दूरी बहुत ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, उनकी दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। और बस ये 2 शर्तें हो गई, बाकी और अपन बहुत से लिख सकते हैं। ब्रूस्टर का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट। इस नियम की सहायता से स्नेल के नियम की सहायता से ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। जब वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है लास्ट में ये डेरिवेशन कराई थी। स्नेल्स लॉ ये आपको लिखना है और इसको वापस प्रूव भी करके देखना है स्नेल्स लॉ की हेल्प से। पोलराइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। पोलराइड जो होते हैं आप जानते हैं क्या होता है। पोलराइड बेसिकली वो होते हैं जो वो डिवाइस होती है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करती है। इसमें आगे की तरफ जो आ रहा है लाइट उससे रोकने के लिए होता है पोलराइजर, और पीछे की तरफ आगे पास एनालाइजर होता है। इसका यूज क्या है, चश्मों में यूज कर लेते हैं, महंगी जो घड़ियां होती है उनके जो सामने कांच होती है उसमें यूज कर लेते हैं। जब 2 क्रॉसिंग पोलराइड के बीच में पोलराइड की एक तीसरी स्लिट को घुमाया जाता है तो परिमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा फिनोमिना है, अपन ने जो पढ़ा था। जो इंटेंसिटी बाहर निकलती है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, वो जो होती है आई नॉट कोस स्क्वायर फाई जो होती है, एंगल को चेंज करने पर इस पर क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पर, वो आपको डिराइव करना है। मतलब डिराइव क्या करना है, उसको केस बना बना के लिखने अलग अलग एंगल पे, एक बार 0 ले लिया, एक बार 90 ले लिया, एक बार ये। तो ये उसमें क्या होता है कि जब आप 2 पोलराइड लेते हैं, अब पहले पोलराइड को फिक्स कर दिया, आंख वाले को घुमा रहे हैं, तो जब 90 पे हो जाएगा तो पूरी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर आप 180 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर ऐसे करते करते ये चलेगा। अब ये दोनों को फिक्स करके तीसरे को बीच में घुमाएं, तो इसको फिक्स कर दो। अब आप सिर्फ इसको दोनों को देखो, अब बीच में इसी को घुमा रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो गई, अब कम हो गई, और ये वाले ने वापस से इंटेंसिटी को और कम कर दिया तो पीछे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और वही कम होगी ज्यादा होगी, ये चलेगा बस। मेलस का नियम लिखिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मेलस का नियम उसको ढंग से पढ़ के जाना है, वही पोलराइजेशन का ही टॉपिक में आता है मेलस का लॉ। विवर्तन व व्यतिकरण में 2 अंतर लिखिए। तो विवर्तन व्यतिकरण में डिफरेंस आपको जो कॉपी में लिखा रखा है दोनों में लिखना है। दोनों का जो फ्रिंज पैटर्न होता है वो फ्रिंज पैटर्न अलग होता है। विवर्तन में बीटा यानी कि फ्रिंज चौड़ाई सबकी सेम रहती है, इसमें बीटा बदल जाता है। इसमें सारी इक्वली चमकती है, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। इसमें सेंट्रल की मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है, ऐसा। आगे कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं इसको समझाइए। तो जिनका जो फ्रीक्वेंसी सेम होता है, कोहेरेंट सोर्स उनको कहते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल से समझा रखा है नोट्स में, वो देखना है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन। और ये क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन आएगी। ये आपने क्या लिखा, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के बजाय एक और रिफ्लेक्शन जो होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन के अलावा एक और रिफ्लेक्शन है, उसको भी आपको प्रूव करना है। ये आ गया परावर्तन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। YDSC में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें बीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है और ये न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अगला YDSC में स्लिट के बीच की चौड़ाइयों का अनुपात इतना है, तो प्रतिरूप में दीप्त और दीप्त फ्रिंजों के बीच की तीव्रता का अनुपात क्या कीजिए। तो इंटेंसिटी जो Imax बटा Imin होता है उसको आपको सोल्व करना है। इसमें फॉर्मूले जो अलग अलग इंटेंसिटी के नोट्स में केस लगा करके लिखा रखा है। जैसे Imax जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 बटा √I1 माइनस √I2, उससे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको डेफिनेशन याद करनी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसके अलावा देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और प्रकाश प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहले कार्यफलन, किसी भी मेटल के सरफेस पे लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पर उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए निरोधी विभव क्या होता है, वो अप्लाइड अपोजिट पोटेंशियल जिसकी वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाए, उस अप्लाइड पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी कि जिससे कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, जिससे ज्यादा पे हो जाता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रकाश प्रभाव क्या है, लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य क्या है कि जिस तरंग दैर्ध्य के आगे काम नहीं उससे पीछे काम हो जाए उसको अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन की व्यवस्था का चित्र बनाई। लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको बनाया था, इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, शॉर्ट में बना रहा हूं अभी डायग्राम। तो ऐसा सर जो आपने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम को डिटेल से बनाना है। उसके बाद कह रहा है इसके ग्राफ जितने भी वो ग्राफ बनाने हैं। निम्न आरेख बनाइए। एक प्रकाश संवेदी पदार्थ आवृत्ति भी, एक प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू व निरोधी विभव इसके साथ। तो ये जो ना कोई भी ग्राफ ऐसे रटना नहीं होता है। ग्राफ जो होता है सारे कैसे बनते हैं, आइंस्टाइन का इक्वेशन E बराबर क्या कह रहा है, E बराबर होता है फाई प्लस के मैक्स को EV नोट लिख दो। अब कह रहा है आवृत्ति, तो आवृत्ति इसकी आएगी तो H न्यू बराबर फाई प्लस EV नोट होता है। अब यहाँ से न्यू के साथ पूछा तो न्यू बराबर फाई अपॉन H प्लस E अपॉन H और क्या पूछ रहा है V नोट। तो ये अपना एक बन गया। इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे Y बराबर mx प्लस C। तो
तो y बराबर ये इसको x एक्सिस पे ले रहे हैं तो x और ये चीज क्या होगी m और प्लस c, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 0 रखो तो m की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो ग्राफ x की वैल्यू 0 रखो तो m की वैल्यू ऐसे, ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये आपका ग्राफ बन गया। ऐसे सारे ग्राफ बना सकते हैं, जितने भी ग्राफ पूछे सारे ग्राफ देख लो, नोट्स में सारे ग्राफ बनवाए हैं। तो कोई भी जो ग्राफ होता है आपको रटना नहीं होता है, आपको इस इक्वेशन से चलना होता है। उसके बाद में y बराबर mx प्लस c, y बराबर आगे कह रहा है 6 × 10⁻14 आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है एक प्रकाश पुंज की फोटोन की ऊर्जा कितनी है। ये कॉपी में अगर लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था वो वाला क्वेश्चन है, देखना नोट्स में करा रखा है, ये भी नोट्स में करा रखा है। प्रीवियस ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, सुन लीजिए क्या डाउट आएगा हिंदी वालों को। ये आप इसको पढ़ेंगे 4.6 × 10⁻14, ऐसा नहीं, ये लिखा हुआ चौथा क्वेश्चन है और उसके आगे लिख रहा है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ऐसे पढ़ना है इसको। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन इतना है तो देले आवृत्ति कीजिए, तो फाई बराबर होता है h न्यू नॉट। अब आपको बोला कार्यफलन, यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपको ये वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होता है। आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण लिखिए, ये लिख रखा है भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इतनी आवृत्ति का परस्पर आपतित, इसमें क्या करना, इसी फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू बोल रखी है वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सीजियम धातु के लिए इतना है तो कार्यफलन ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए। डी ब्रोगली ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल, दुनिया में कोई भी चीज हो उसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव, और उसने जो फॉर्मूला दिया था लैम्डा बराबर h/t, जिसको अपन लिख सकते हैं h/mv, ये डी ब्रोगली कांसेप्ट है। 10⁻4 विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो ये जो होता है लैम्डा बराबर 12.27 बटा रूट वी, रूट वी की वैल्यू कितनी रखेंगे 10⁻4, रूट का होकर 10⁻2 हो जाएगा और जो आएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आएगा इसका। 3.31 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन के फोटोन की ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए, तो इसकी जो ऊर्जा होगी, इसकी ट्रिक होती है E बराबर 12400 बटा 3.31, और इसको आप सोल्व कर लेना, बस 12400 अपॉन लैम्डा होता है, तो ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मैंने ट्रिक बताइए, रियल तरीका क्या होता है, hc बाई लैम्डा से सोल्व करना है। रियल तरीका का आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है E बराबर hc बाई लैम्डा, और इन सब की वैल्यू लिखनी है hc बाई लैम्डा और h न्यू, तो h और न्यू, h की वैल्यू लिखनी है, न्यू की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो फिर ये लिखाएगा, रुको, तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो E बराबर hc बाई लैम्डा, और जो आपको दे रखा है वो लिखना है E बराबर hc बाई लैम्डा, और इसमें जो दे रखा है वो वैल्यू रख देनी और सोल्व कॉपी पीछे इसी ट्रिक से कर लेना। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण गतिज ऊर्जा समान है तो इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की परिकल्पना कीजिए, तो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला होता है ये आपके नोट्स में लिखा था, E बराबर h/p, इसको लिख सकते हैं E बराबर √h/2m/2m/ke, ठीक है, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m और इनटू k, तो इन सब का वैल्यू रख देना, उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन है, न्यूक्लियर चैप्टर से क्वेश्चन है द्रव्यमान मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको बताना है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। इसके बाद समीकरण R बराबर R0 e पावर माइनस, यहाँ पे 1/3 है ना, यहाँ पे सही दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण के आधार पर दर्शाए नाभिक की घनत्व अचर होता है, तो आपको बताना है R बराबर होता है R0 a की पावर 1/3, ये होता है, ठीक है। और आपको बताना है अचर है, अचर का मतलब ये कांस्टेंट होता है, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी हर न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट होती है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास में भी इसका रोल आएगा, वॉल्यूम में भी इसका रोल आएगा, इसको सोल्व करना, आंसर आ जाता है कांस्टेंट। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये वाला भी आपने पढ़ा है वापस से। किसी नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वो नाभिक उतनी ज्यादा स्थायी होता है। उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के मध्य आरेख कीजिए, तो द्रव्यमान संख्या के मध्य आरेख जो होता है ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नोट्स में भी बनवाते हैं, ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ आपको बनाना है। उसके बाद नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखनी है। नाभिकों का जो नाभिकीय संलयन, यानी हल्के नाभिक नाभिकीय संलयन करते, भारी नाभिक नाभिकीय विखंडन करते। प्रत्येक का एक उदाहरण बताना, सूरज के ऊपर जो सूरज के अंदर जो लाइट का एनर्जी का सोर्स है वो हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियस है, नाभिकीय संलयन कर रहे हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, यूरेनियम वगैरह जो होते हैं नाभिकीय विखंडन करते हैं, यूरेनियम बम वगैरह इनमें। परमाणु द्रव्यमान के मात्रा को परिभाषित कीजिए, मतलब AMU जो होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, उसके बारे में पूछा है, और उसके समतुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 MU की ऊर्जा कितनी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E बराबर mc², और इस हिसाब से आपको लिखना है, इसमें वैल्यू रख के आंसर निकालना है। ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा इतनी है, तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। बेटा ये बंधन ऊर्जा टोटल न्यूक्लियॉन्स की, ऑक्सीजन 16 में कितने न्यूक्लियॉन्स, 16, तो 16 न्यूक्लियन की एनर्जी इतनी है, तो एक की कितनी, 16 का भाग लेके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, गलत लिख दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अपन लिखेंगे जूल में, 1.6 × 10⁻19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। इसके बाद ये कह रहा है एक X परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या 92 है, तो एक परमाणु X है, ये दे रखा है, इसकी द्रव्यमान संख्या 92 है, और परमाणु क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या 238 है, और इसमें से
x4 बन रहा है, तो x4 का परमाणु क्रमांक कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन दे रखा है बेटा। एक अल्फा कण निकलता है, तो जब भी एक अल्फा कण निकलता है द्रव्यमान संख्या के अंदर जो होती है वो 2 की कमी हो जाती है, तो 90 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगी 4 की कमी होगी द्रव्यमान संख्या में, इसमें 4 की कमी होगी, तो 238 दिया है, 238 में 4 गया तो 200 ये हो जाएगा 38 और 4 234 हो जाएगा। फिर एक बीटा पार्टिकल निकला, तो बीटा पार्टिकल निकलने से मास में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मास 234 ही रहेगा, और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा तो 91 हो जाएगा। फिर वापस एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा पार्टिकल निकलने से इसमें 2 की कमी होगी तो 89 हो जाएगा, इसमें 4 की कमी होगी तो 230 हो जाएगा। फिर एक गामा निकला, गामा से किसी से कुछ भी नहीं होता है, तो 89 रहेगा, 230 रहेगा। अब आप सोच रहे हैं मैंने कैसे कर दिया, तो इसके लिए क्लास में पढ़ाया जाता है कि कौन से पार्टिकल निकलने पर क्या क्या होता है, तो उसको समझने पर ही आपको समझ में आएगा। अब 1 घंटे की क्लास में इस पूरी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें पूरा 1 घंटा लग जाता है एक्सप्लेन करने में। तो कॉपी में नोट्स में कहा रखा है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, 2016-17 के आसपास का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करना है अल्फा बीटा और गामा क्षय से आप क्या समझते हैं, तो बेटा अल्फा पार्टिकल निकलना अल्फा क्षय, बीटा पार्टिकल निकलना बीटा क्षय, और गामा जो फोटोन्स निकलते हैं उसको गामा क्षय कहते हैं। इनके बारे में डिटेलिंग है, बट ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लीजिएगा। हाँ जी, लास्ट सेमीकंडक्टर, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये चैप्टर सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट इसके क्वेश्चंस लिखाए गए हैं, और सारे क्वेश्चन आपके पास पहले से ही, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, ये हर एक क्वेश्चन। और एक समकारी फिल्टर आपको नहीं आएगा, आप पूछेंगे क्या चीजें, हमने जब चैप्टर खत्म किया तो लास्ट में एक फिल्टर बताया था, जो फ्लक्चुएटिंग जो डीसी होती है उसको कांस्टेंट डीसी बदलता है, तो लास्ट में जो है ना इस तरह का ग्राफ बनाया था अपन यूं करके, हल्का सा ना, तो उसमें जो लग रहा है ना फिल्टर, उसी फिल्टर की बात हो रही है, उसी को एक्सप्लेन करना है। इसमें वो टाइम कांस्टेंट वगैरह सब कुछ बता रखा था वो वाला। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, देख लीजिएगा। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। और अच्छे से पेपर दीजिए। और क्या है अपने पास, बस हो गया, इतने से क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं। सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ से, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें, सर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे स्कूल से, और वो पीडीएफ लेकर के और उसमें जितने क्वेश्चन है यही वाले वो आप सोल्व कर लीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप जितना परेशान रहेंगे उतना पेपर खराब होगा, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अनावश्यक तनाव आपको लेना नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, पेपर अच्छा हो बुरा हो ये आप एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे डिसाइड नहीं करते, लास्ट में डिसाइड होता है, इसलिए आप पहले से कोई मानसिकता नहीं बनाए, पेपर हार्ड आए जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू सो मच।